हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की थी। आगे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि ये जो सबसे बेटर यानी कि आज की डेट में जो एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है वह कौन सा है? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ही एक्सेप्टेबल है। अब हम बात करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले ड्रॉबैक ऑफ बोर्स मॉडल, यानी कि बोर्स मॉडल के एक्चुअल में ड्रॉबैक क्या थे जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ऐसा क्यों था कि बोर के मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए? भाई देखो भाई, बोर के मॉडल ओनली किसके ऊपर बेस्ड था? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बेस्ड था, फर्स्ट ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक था यह हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को नहीं मानता था। भाई बात समझ में आ रही है? ये जो बोर मॉडल था वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंसिस्टेंट नहीं था, यानी कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ओनली इलेक्ट्रॉन शो पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन कौन सा नेचर शो कर रहा था? पार्टिकल नेचर शो कर रहा था। और उसके हिसाब से वह उसके दोनों नेचर शो नहीं कर रहा था। भाई पार्टिकल नेचर भी शो करना चाहिए और उसको कौन सा नेचर शो करना चाहिए? वेव नेचर। क्योंकि डी ब्रोगली ने कहा था जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें दोनों कैरेक्टर जनरेट होते हैं, उसका वेव कैरेक्टर भी जनरेट होता है और उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी जनरेट होता है, जिसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकेंड कंडीशन हम बात करें हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है आप एक ही टाइम पर एक ही साथ आप उसका पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू बोर्स हम एक ही टाइम पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी वेलोसिटी तो बिल्कुल फिक्स हो गई। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी वेलोसिटी तो बिल्कुल फिक्स है भाई, और हम उसकी पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू बोर्स उसका मोमेंटम और पोजीशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं भाई। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, ये जो अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसको कौन सा नेचर भी शो करना चाहिए? वेव नेचर भी शो करना चाहिए। इसलिए ये जो आपका बोर मॉडल है पूरी तरह से फेल हो गया। और ये जो वेव मॉडल था वो क्या था? आपका 2D मॉडल था। क्या था? 2D, यानी कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन आज का ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है 3D मॉडल, क्योंकि वेव किस वे में मूव करती है भाई? 3D मॉडल में मूव करती है। एक्चुअली में वेव किस वे में मूव करती है? 3D मॉडल में। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं 3D मॉडल ऑफ एटम, इट इज द वेव मैकेनिकल मॉडल। और आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल। अगर हम बात करें एक्चुअल में, यानी कि जो बोर्स का 2D मॉडल था उसको तो आपको बिल्कुल भूल जाना है भाई। एक्चुअल में उसका कोई यूज है नहीं, एक्चुअल में वो आपको कोई काम का नहीं है, क्वेश्चंस में आएगा लेकिन आज की डेट में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कुछ उसकी ऐसी चीज थी जिनको आज भी माना जाता है। बोर्स पहला ऐसा आदमी था जिसने बताया न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एनर्जी सेल्स भी होती हैं, और जो आज भी एक्सेप्टेबल है। अगर इलेक्ट्रॉन उसके कांटेक्ट में यानी कि उस एनर्जी सेल पर आएगा तो उसकी एनर्जी वही होगी जो एनर्जी सेल की होगी। ये कुछ बोर्स के कुछ कह सकते हो अच्छे पॉइंट्स थे जो आज भी एक्सेप्टेबल है। बाकी ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि यह उसके वेव नेचर को क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन देखो, बोर मॉडल को एक्चुअल में वेव नेचर की स्टडी नहीं थी, लेकिन वो अपने कैलकुलेशन की वजह से ये तो पहचान गए थे कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2π। उन्हें ये तो पता पड़ गया था तो इसका एंगुलर मोमेंटम H अपॉन 2π ये क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और जो आज भी एप्लीकेबल हो रहा है, हम अगर इसको यहां ले लें 2πr इक्वल टू NH अपॉन MV, इट इज अ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और नॉट, और इट इज अ पाई यानी कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू n लैम्डा, जो कि आज भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये बोर्ड के कुछ ड्रॉबैक यही थे क्योंकि बोर्ड को देखो एक्चुअली मैथमेटिक कैलकुलेशन तो उसकी बहुत बेटर थी। उन्होंने ये चीज पहले ही बता दिया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को सेल में घूमना है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए H अपॉन 2π क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन वो पूरी तरह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसका वेव नेचर होता है, जो आगे जाके स्टडी की, डी ब्रोगली ने कुछ स्टडी की और उसके हिसाब से बोर मॉडल के हिसाब से उन्होंने प्रूफ करने की उसको बिल्कुल कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब
ये जो मॉडल होता है वो 3D मॉडल होता है। अब हम इसको समझते हैं एक्चुअल में 3D मॉडल है क्या और ये किसके ऊपर बेस्ड है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे भी। तो आफ्टर फेलियर ऑफ, आप लिख सकते हो पूरा लैंग्वेज ला के, आफ्टर फेलियर ऑफ बोथ एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर एक्चुअल में श्रोडिंगर प्रपोज अ न्यू मॉडल दैट इज कॉल्ड वेव मैकेनिकल मॉडल। ड्रॉबैक यानी कि बोर्स के एटॉमिक मॉडल के फॉल होने के बाद श्रोडिंगर ने अपना एक मॉडल, एटॉमिक मॉडल तैयार किया दैट इज वेव एटॉमिक मॉडल। और ये एटॉमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि ये हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को फॉलो करता है। ये जो आज का नया मॉडल है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को फॉलो करता है और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अब उन्होंने क्या माना था एक्चुअल में, श्रोडिंगर ने क्या माना, एक इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, एक 3D वेव है जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, उन्होंने क्या माना, इलेक्ट्रॉन इज अ 3D वेव, 3 डायमेंशनल वेव which revolve या which rotate positive field of nucleus, जो पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है इन, आप कह सकते हो जिगजैग, कुछ भी मोशन बता सकते हो बेटा उसको, यानी कि रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन। उसका कोई पाथ फिक्स नहीं है, एक्चुअल में उसका पाथ क्या होगा, वो रैंडम मोशन में मूव करता है। ये चीज किसने बताई थी भाई, वेव, उसने बताई थी श्रोडिंगर ने। सपोज दैट इट इज द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने का एक्चुअल में कोई ऐसा कुछ पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इस जिगजैग मोशन में कहीं भी मूव कर सकता है। इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी भाई, न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्चुअल में आप इसका मोशन नहीं बता सकते, अगर आप उसकी पोजीशन बताओगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे, मोमेंटम बताने की कोशिश करोगे तो पोजीशन नहीं बता पाओगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन किसी भी जिगजैग यानी कि रैंडम मोशन करेगा और आप उसकी पोजीशन बताओगे तो किसमें मिस्टेक आ जाएगी भाई, मोमेंटम में मिस्टेक आ जाएगी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ये न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम बात करें एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो मेन पॉइंट है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। Probability of finding electron, probability of finding electron is not be zero, is not zero। कभी भी वो उसके फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है। इलेक्ट्रॉन मोस्टली सबसे ज्यादा पाए जाने के चांस कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के पास। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चलेगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती चलेगी, प्रोबेबिलिटी क्या होती चलेगी, संभावना क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होंगी। अब हम इसको देखो, अब हम बात करते हैं एक्चुअल में श्रोडिंगर का ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल था वो एक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लिख सकते हैं दिस मॉडल बेस्ड ऑन अ इक्वेशन, एन इक्वेशन। This equation is called Schrodinger wave equation. This equation is called, SC, Schrodinger wave equation। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ये जो मॉडल है Schrodinger wave equation के ऊपर बेस्ड है। तो ये Schrodinger की एक्चुअल में वेव इक्वेशन क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको बस इसको समझना है एक्चुअल में इक्वेशन क्या क्या रही है।
इसके एक्सप्लेनेशन पर हल्का था, आपको एक्सप्लेनेशन समझना है। एक्चुअल में इसको पूरे डीप में नहीं समझना है, आपके सिलेबस से आउट है। जब आप आईआईटी में जाओगे, 12th के बाद एमएससी करोगे, यानी कि आप बीटेक करोगे, तब आपको ये चीज समझनी है एक्चुअल में इसका मेन डीप में क्या है। फिलहाल आपको बस इसको क्या समझना है, एक्चुअल में ये वेव इक्वेशन कह क्या रही, बस हल्का सा रफ आइडिया लेना है। डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई, सॉरी डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। इट इज द Schrodinger wave equation. It is the Schrodinger wave equation. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो एक्चुअल में यहाँ पर साई क्या है भाई, आपका साई रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। इसे क्या कहेंगे हम, वेव फंक्शन या फिर एम्पलीट्यूड फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। वेयर एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट्स। 8 पाई तो आप जानते हो भाई, तो कांस्टेंट है। एम का मतलब है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब है यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच का मतलब आप जानते हो, दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट। ई का मतलब होता है यहाँ पर टोटल एनर्जी। वी का मतलब आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपको इक्वेशन को हल्का सा याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं, हल्का सा आपको थोड़ा सा रफ बस आपको याद रखना है भाई। और इसको कैलकुलेट हम बहुत, देखो आप जब आप आईआईटीज में आओगे तब आपको इसको डीप में पढ़ोगे और आपको सारी चीजें अब एक्सप्लेन होने लगेंगी। बस फिलहाल आपको एक हल्का सा इसका रफ आइडिया लेके चलना है, बस बाकी ज्यादा कुछ आपको कुछ नहीं करना है। इसकी आपको रफ आइडिया लेके आगे काम करना है भाई। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में ये जो आपका साई है, जो आपका साई है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसकी बात करेंगे। एक्चुअल में साई का मतलब क्या, वो हम बात करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, ये जो साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, उसकी बात करेंगे। देखो ये जो आपका साई है, नो कोई भी इसका मोस्टली कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भाई। लेकिन जो आपका साई स्क्वायर होगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। व्हाट इज द साई स्क्वायर, साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां यानी कि साई स्क्वायर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के फाई आने की जो टेंडेंसी होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को क्या कहेंगे हम, साई स्क्वायर का फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। फिर एक दो टर्म हम और पढ़ लेते हैं, दैट इज नोड, दैट इज नोड। नोड का मतलब होता है एट विच साई स्क्वायर इक्वल टू 0। नोट्स का मतलब आगे देखो हम इसको डीप में पढ़ेंगे एक्चुअली नोट है क्या, लेकिन हल्का सा आपको रफ आइडिया देता हूं। नोट का मतलब क्या, एट विच साई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये साई स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब क्या है, साई स्क्वायर 0 होने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या है, बहुत कम है, यानी कि दैट इज नो टेंडेंसी या नो प्रोबेबिलिटी, या आप कह सकते हो नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, यानी कि है ही ना के बराबर है। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम नोड कहेंगे। अब हम बात करते हैं एंटी नोड। एंटी नोड जस्ट अपोजिट, एंटी नोड का मतलब क्या, एट विच पाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज एक ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी हो।
द रीजन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां क्या हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी होती है, उसे हम एंटी नोड्स भी कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑर्बिटल। दैट इज ऑर्बिटल। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज क्वांटम नंबर, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का आपको क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, उसका एड्रेस बताते हैं भाई। सबसे जो मेन जो पॉइंट था इसका, यानी कि ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ये ऑर्बिटल क्या है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, ऑर्बिट पढ़ा था। अब ये क्या आ गया है आपका ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या था भाई, आपने जो फिक्स सेल थी बोर्ड ने से क्या कहा था, ऑर्बिट कहा था। अब ये ऑर्बिटल क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बोर्ड ने कहा था ये जो आपको इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, लेकिन बाद में ये चीज क्या हो गई भाई, ये इसके आते ये चीज फेल हो गई और एक्चुअल में ये फिक्स पाथ में मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है, वेव नेचर होता है भाई। अब उसका वेव नेचर होता है। अब एक चीज यहाँ पर प्रूफ हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के, देखो इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया गया है, 3D स्पेस मान लिया गया। इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया है, 3D स्पेस मान लिया गया, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज द 3D वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, 3D वेव है, जो पॉजिटिव चार्ज के अराउंड यानी कि न्यूक्लियस के फील्ड में क्या करती है, रोटेट करती रहती है। बात समझ में आ रही है। और ये रैंडम मोशन करती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जहां न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे जैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी उतनी क्या चलेगी, कम होती चलेगी। बात समझ में आ रही है। ऑर्बिटल का मतलब है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, जितना न्यूक्लियस के पास होगा। यानी कि देखो एक्चुअल में ये जो आपका डार्क डॉट है, इनका मतलब क्या है, मोर टेंडेंसी, मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर इसका यानी कि ये थोड़ी सी ये जो डॉट है यानी कि जो लाइन्स है, इसका मतलब क्या, लेस टेंडेंसी या लेस प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। ऑर्बिटल का मतलब क्या वो हम समझेंगे भाई। एक्चुअल में अगर आप न्यूक्लियस से कितना भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कभी भी कम नहीं होगी। एक्चुअल में इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब है जहां तक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन रहेगा उस एरिया तक आप जा रहे हो, वहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ऑर्बिटल स्पेस में एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, यानी कि 90 से 95% तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी जिस एरिया जिस स्पेस में होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है। ऑर्बिट क्या था, आपका एक फिक्स सेल थी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता था, रोटेट करता था। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, एक ऐसा स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। आपको इस चीज को समझना है। तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस में एक ऐसा रीजन, orbital is the region of space where probability of finding electron is maximum around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, उसी को क्या कहेंगे हम, ऑर्बिटल कहेंगे। और 90 से 95% टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की होती है।
क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस तो हम इसको ले नहीं सकते भी। तो जहां 90 से 95% तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स कहेंगे। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक्चुअल में ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में डिफरेंस क्या होता है, वो हम पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे मेन पॉइंट होता है ऑर्बिटल का, वो आपको याद रखना है। ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। भाई इसको याद रखना है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। ये चीज सबसे मेन पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल समझ के रखनी है भाई। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रफ करता हूं और अब हम क्या बात करेंगे, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, वन बाय वन, यानी कि दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिट। एक तरफ ऑर्बिट ले लेते हैं, दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं, ऑर्बिटल। अब देखो ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये क्या है, आपके फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, आपके फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स सर्कुलर पाथ है जहां जो इलेक्ट्रॉन के राउंड या न्यूक्लियस के राउंड क्या करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या है, द रीजन ऑफ स्पेस इन विच probability of finding electron is maximum, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। ऑर्बिटल का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n²। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट क्या होते हैं भाई, 2n²। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर लें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई यहाँ पर, n का मतलब क्या है, ऑर्बिट सेल नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई यहाँ पर, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 80। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल इज 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी भाई। देखो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो ऑर्बिटल होती है उनकी शेप क्या होती है, हम बात करेंगे। ऑर्बिट आर सर्कुलर इन शेप, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ये क्या होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं भी। लेकिन हम बात करें किसकी, ऑर्बिट की। ऑर्बिट देखो कई टाइप का होता है और अलग अलग टाइप की जो शेप होगी वो अलग अलग होगी। तो हम बात कर सकते हैं ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। जैसे एस, अभी हम इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्बिट। जो हमारा एस ऑर्बिट होगा उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, स्फेरिकल होगी। पी ऑर्बिटल जो होगा उसकी जो शेप होगी वो डम्बल यानी कि जो आप डम्बल यूज करते हो भाई, डम्बल शेप होगी। जो आपका डी ऑर्बिटल होगा उसकी शेप आपकी डबल डम्बल होगी, इस तरह से भी। ये जो आपका एफ ऑर्बिट होगा उसकी जो शेप होगी आपकी वो कॉम्प्लेक्स शेप होगी, यानी कि लीफ लाइक शेप होगी। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए भाई। तो हम बात करेंगे, ये जो आपके ऑर्बिट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि सर्कुलर पाथ में देखो ऑर्बिट क्या है आपका, एक सर्कुलर पाथ है, तो ये क्या होते हैं आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज
नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं एंड दे कैन नॉट बी डिसाइड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। और ये अगर देखो नॉन डायरेक्शनल है तो ये मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री डिसाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? एक चीज याद रखो, ज्योमेट्री यानी कि आपको पता है वाटर की ज्योमेट्री क्या होती है, ये बैंड शेप होती है। आपको पता है यानी कि जो मीथेन होता है उसकी शेप क्या होती है, मीथेन की शेप क्या होती है आपकी भी टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन अगर कोई भी चीज नॉन डायरेक्शनल है, ऑर्बिट क्या होता है नॉन डायरेक्शनल, तो वो शेप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके डायरेक्शनल होते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी शेप डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि ऑर्बिटल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और यानी कि मॉलिक्यूल्स की शेप को डिसाइड करने में भी काम हेल्प करते हैं भाई। तो हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये डायरेक्शनल होते हैं एज दे कैन डिसाइड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल्स का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और आपको ये भी पता है ये जो ऑर्बिट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो किसने दिया था भाई, बोर्स ने दिया था। इट इज नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि ये हम कह सकते हैं इट इज नॉट कंसिस्टेंट ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डीबीएच का मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोई ये एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं भाई, उनको ये मानते ही नहीं है। उनके लिए ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इट इज कंसिस्ट, यानी कि ये जो ऑर्बिट का जो कंसिस्टेंस होता है वो किसके ऊपर होता है भाई, कंसिस्टेंट विद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ये फॉलो करता है और हाइजेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये चीज फॉलो करती है। तभी इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से ऑर्बिटल्स के टाइप होते हैं और किस तरह से हम इसका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं भाई। आई होप ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई।